उपन्यास माय फर्स्ट मर्डर केस का 25वां भाग। लेखक जयदेव चावरिया, आवाज शौभिक पालित। वो व्यक्ति सिसोदिया था। उसने जेब से रिवॉल्वर निकाली और मोहिनी पर तान दी। अगर किसी ने जरा सी भी हरकत की तो समझो मोहिनी मरी। मोहिनी जैसे नींद से जागी। सिसोदिया, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे अपनी भाभी मानते हो। अशोक नंदा तुम्हें अपने भाई की तरह प्यार करता था। तुम्हें एक पल भी अपनी दोस्ती का ख्याल नहीं आया कि तुमने अपने हाथों से अपनी भाभी का सुहाग उजाड़ दिया। कैसे दोस्त हो तुम? अगर सारे दोस्त तुम्हारे तरह होते हैं तो भगवान किसी को भी दोस्त ना दे। ये सब क्यों किया? बोल, पैसे के लिए? बोलता क्यों नहीं? जलील आदमी, तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त तुमसे कितना प्यार करता था। अशोक जानते थे कि तुम्हारी कंपनी घाटे में जा रही थी। अशोक ने मुझसे कहा कि हमें सिसोदिया की मदद करनी चाहिए। एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आता है। बोलो, ये सब तुमने पैसों के लिए किया ना? बोलो, जब करने से परहेज नहीं किया। जयदेव की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। तो बताने में परहेज क्यों कर रहे हो? तुमने ऐसा क्यों किया? पहले ललिता को फंसाया और उसका इस्तेमाल किया। क्या ये सब तुमने पैसों के लिए किया या फिर बात कुछ और है? सिसोदिया के चेहरे पर क्रोध के भाव आते चले गए। आंखों में बस आग ही आग थी। अशोक के कहने पर चांदनी ने मेरे पिता को अपने मोह जाल में फंसाकर पहले हमारे घर पर कब्जा कर लिया, फिर मेरी मां को मारकर खुद उसकी जगह ले ली। उस समय मेरी उम्र 2 साल की थी जब मेरी मां मुझे छोड़कर गई थी। मेरे पिता ने मेरी मां को चाय में जहर देकर मार दिया। मर तो मैं भी जाता, पर मेरी बुआ ने मुझे पालकर बड़ा कर दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मेरी शादी हो गई। फिर एक दिन अचानक मुझे पता चला कि मेरी बुआ को कैंसर है। अपने आखिरी समय में उन्होंने मुझे बताया कि अशोक नंदा ने मेरे परिवार के साथ क्या किया और मेरे पिता के सारे शेयर बेच दिए। राजनगर में जो 2 बड़े ज्वेलर्स के शोरूम खोल लिए और आज उन्हें राजनगर में हर कोई जानता है। सिसोदिया की आंखों में आंसू थे। मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। पता नहीं मैं कैसे जिंदा बच गया। शायद अपने परिवार का बदला लेने के लिए भगवान ने मुझे जिंदा रखा था। मैंने अपने परिवार के कातिल से बदला लेकर अपना मकसद पूरा किया। कमिश्नर साहब बोले, जयदेव, तुम्हें शक कैसे हुआ कातिल सिसोदिया ही है, जबकि अशोक की हत्या के समय वो राजनगर में था भी नहीं? यही तो चाल थी सिसोदिया की। उस पर कोई शक कर ही नहीं सकता था क्योंकि वो राजनगर में मौजूद ही नहीं था। लेकिन सिसोदिया के पास कोई पुख्ता वजह नहीं थी कि उसने इतना बड़ा खेल कैसे खेला। यह जानने के लिए मैंने राजनगर के सभी छोटे मोटे होटलों में पूछताछ की, पर मेरे हाथ कोई सुराग नहीं लगा। राजनगर हाईवे पर जंगल ही जंगल है। वहां एक पेड़ के नीचे एक गुप्त कमरा है जिसमें सिसोदिया रहता है। उसके बारे में शायद कोई नहीं जानता। यह कमरा लुटेरों का हुआ करता था। अब वहां कोई नहीं रहता था। कल सिसोदिया से एक चूक हो गई। वो चूक ये थी कि ललिता से मिलने के बाद वो जंगल वाले गुप्त कमरे में चला गया था। करीब 1 घंटे बाद वो कमरे से बाहर आया, सीधा कार लेकर अपने घर चल दिया। उसके बाद मैं वहां जंगल वाले गुप्त कमरे में गया, वहां पर छानबीन में जुट गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मुझे वहां कुछ सबूत मिले। उसके अगले दिन आप सबको यह पता ही है कि कैसे इंस्पेक्टर नवनीश ने सिसोदिया को ब्लैकमेल किया। बहुत बोल चुके हो तुम, सिसोदिया दांत पीसते हुए बोला। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसने एक फायर कर दिया। निशाना मोहिनी थी। मोहिनी के मुंह से चीख निकल गई। गोली जयदेव के बाजू में लगी थी क्योंकि वो फुर्ती से मोहिनी के सामने आ गया। कमिश्नर ने सिसोदिया के हाथ पर गोली चलाई, जिससे रिवॉल्वर छूटकर नीचे गिर गई। राहुल के लिए इतना समय काफी था। उन्होंने जल्दी से सिसोदिया को दबोच लिया। तभी कमिश्नर साहब बोले, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। अशोक नंदा अपनी सारी वसीयत रॉकी के नाम कर गए। यही एक बात थी जो मुझे यह सोचने पर मजबूर करती थी कि अशोक नंदा के खून के पीछे रॉकी का ही हाथ है। जयदेव बोला, कमिश्नर साहब, आप ही एक ऐसे शख्स नहीं है जिसने ऐसा सोचा हो। मैं भी काफी हद तक ऐसा ही सोचता था, पर उस समय मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था कि अशोक नंदा अपनी सारी वसीयत रॉकी के नाम क्यों कर गए। पर आज है। जयदेव ने अपनी जेब से एक खत निकाला और पढ़ने लगा। खत में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, अशोक नंदा, मैं तुम्हारे सारे काले कर्म जानता हूं। तुमने कैसे अपनी पहली बीवी करिश्मा को मारकर यह खबर फैला दी कि तुम्हारी बीवी रमेश मित्तल के साथ भाग गई।
उसके बाद तुमने रमेश मित्तल को भी मार दिया और कहानी यह बनाई कि दोनों शादी से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे और मौका देखकर दोनों भाग गए। उसके बाद तुमने कैसे मोहिनी के पिता को अपनी बातों के जाल में फंसाया और उसके बाद सारी दौलत तुम्हारी हो गई। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरा बस एक काम करना है, वो ये कि तुम्हें अपनी वसीयत रॉकी के नाम करनी होगी। अगर मेरी बात मानते हो तो ठीक है, वरना समझो सारी दुनिया जान जाएगी कि तुमने ही अपनी पहली बीवी का खून किया है और रमेश मित्तल का भी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे पास 2 दिन है, तीसरा दिन मेरा होगा। जयदेव ने वो खत कमिश्नर साहब की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो कमिश्नर साहब, ये खत आप पढ़ सकते हैं। एक दूसरा लिखा खत और था। मैंने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से इस खत की दूसरे खत से जांच करवाई है। दोनों राइटिंग एक दूसरे से मैच करती है, यानी कि दोनों राइटिंग एक ही व्यक्ति की है। जयदेव अपनी जेब से एक कागज निकालते हुए बोला, ये राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि दोनों राइटिंग एक ही व्यक्ति की है। कमिश्नर साहब बोले, वो व्यक्ति कौन है? सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर कौन है वो व्यक्ति जिसने अशोक नंदा को ब्लैकमेल किया। सभी अपने आसपास के लोगों को अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे कि वही ब्लैकमेलर हो।